All done, sir. Thank you.
गुड इवनिंग, नमस्कार फ्रेंड्स। शाम के 5 बज गए हैं और हर रोज़ की तरह आज फिर हम स्पोर्ट्स साइंस का प्रोग्राम अब शुरू करते हैं। लास्ट फ्यू डेज में हमने पिछले 3 दिनों में हमने डॉक्टर मनीलाल को सुना और डॉक्टर मनीलाल ने हमको स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताया, जो कि बहुत ही अच्छा और बेसिक नॉलेज थी और हम लोगों को काफ़ी उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम अपने जो आने वाले 4 लेक्चर्स हैं, उनमें हम स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स इंजरीज, वी विल गो इनटू स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड स्पोर्ट्स इंजरीज। और इसके लिए हमने आप लोगों के लिए 4 लेक्चर्स रखे हैं। आज का एक लेक्चर, जो आज के जो लेक्चर लेंगे वो हैं डॉक्टर सचिन खुल्लर, और वो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सचिन खुल्लर इज फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। ही इज़ अ ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। अपनी मेडिकल पढ़ाई इन्होंने अमृतसर में की है, फ्रॉम अमृतसर। और उसके बाद इन्होंने इंडिया में काफ़ी साल काम किया और 2011 में ही मूव्ड ओवर टू ऑस्ट्रेलिया। और तब से उसके बाद उन्होंने वहाँ जाने के बाद स्पोर्ट्स मेडिसिन में अपना स्पेशलाइजेशन किया और पिछले कुछ सालों से स्पोर्ट्स से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। ही इज फुल्ली विद स्पोर्ट्स फ्रॉम लास्ट 6 years और सो। 2014 के उपरांत वो कम्प्लीटली हमारे साथ स्पोर्ट्स मेडिसिन में ही है। ही हैज बीन फील्ड ऑफ प्ले डॉक्टर इन ट्रैक साइकिलिंग इन रियो ओलंपिक्स। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी फुटबॉल टीम्स के साथ इन्होंने, जो उनकी प्रीमियर लीग फुटबॉल टीम्स हैं, उनके साथ काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ये ही वाज द कंटिंजेंट डॉक्टर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कंटिंजेंट फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स and a lot of other sports also. He has been field of play doctor and he has specialized in lot of things. तो आज हमारे हमारे सामने डॉक्टर खुल्लर फील्ड ऑफ प्ले और उस पर जो इंजरीज होती हैं उनके बारे में बोलेंगे। लेकिन ये इतना एक वास्ट टॉपिक है। ही विल कॉन्सेंट्रेट बेसिकली ऑन 4 और 5, जितना समय टाइम परमिट करेगा। ही विल बी टॉकिंग अबाउट 4 or 5 मेजर इंजरीज विच हैपन वेरी ऑफ्टन, जो बहुत ज़्यादा फील्ड ऑफ प्ले में होती हैं। उनके उनके बारे में हमको बताएंगे। तो अब मैं और ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा और डॉक्टर सचिन खुल्लर को आमंत्रित करता हूं इस स्टेज पर। डॉक्टर सचिन खुल्लर, प्लीज। Well, first of all, thank you very much, Mr. Garg, and I extend my gratitude to all the panelists and to the participants. बहुत thank you, namaskar, and I think it's an honor for me, basically, to be a part of the group, and I really feel privileged to be a part. So, for further ado, probably I'll share my slides and we'll start. Is that okay, Mr. Garg? आप करिए अपना शेयर, स्क्रीन हो जाएगा। Okay. If you can see the shared screen, please just wave your hand and let me know. Yeah, all right, great. Okay, and thanks for your wonderful introduction. So as mentioned, I'm Sachin. So ये एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है सर, जब से ऑस्ट्रेलिया में आए ना तो डॉक्टर वर्ड यूज़ करना हम भूल गए नाम के साथ. So I'm quite okay to be called as Sachin, so that's perfectly fine with me. So just जैसे आपने briefly बोला, so the games experience, I was the track and cycling doctor in the field of play in Rio Olympics, so I got a chance to lead the team on the field. Went to Youth Commonwealth Games as an Australian contingent doctor into Bahamas, followed up with the University Games in Taiwan.
And then I was lucky enough to be a part of different Australian sports. So jo V hai, that is for Victoria. So I'm the state doctor for under 16s and 18s. At present, to abhi COVID-19 ke karan football is all stopped. So we are not playing. Like from last 6 years or so, I've been working with adolescents and under 16s and 18s in Victoria. AFL जो इनकी Premier National Championship है, so I was lucky enough to be a part of the team which won the Premiership in 2017. A-League Soccer is the national championship for soccer. So I do take care of the athletes in soccer. And then during these Com Games and the Universiade, I got a chance to work with athletes from different sports. So I feel I was quite lucky, and I was in the right place at the right time. So just a very quick disclaimer, I am a sports and exercise medicine specialist in Australia. Just for the record, I don't do orthopedic surgery anymore in Australia. Obviously, there's no funding in this talk. And I would really humbly acknowledge Sports Authority and NIS and Australasian College of Sports and Exercise Medicine through this podium. Now, I go so there should be no offense in this because I know coaches are there. So I try to keep it very light in my talk. जो भी हम बात करते हैं, so I would request that don't take anything personal. The image is not to defame anyone, it is just on the very lighter side. But एक basic question है कि अगर आप coaches हैं, तो आपको sports and exercise medicine के बारे में क्यों जानना है? आपकी मेडिकल फील्ड है तो एक कोच को क्यों जानना? The coach and the doctor and the medical team may not be as big enough, but trust me, जो कोच आप इतनी privileged position पे हैं कि अगर आप, क्योंकि आप first point of contact हैं एथलीट्स के साथ, so I think आपको एक basic knowledge, एक basic awareness होना बहुत ज़रूरी है कि sports. And gone are the days जब coaches used to focus only on the field or training में. I think now they have a bigger role to play. Before we start on to sports injuries, I think the basic concept is कि अगर कोई भी injury prevention आपको करनी है, so how can you go about it? Macallan ने, this is not a very old presentation. I think there are 4 pillars. 4 basic parameters हैं जो establish करते हैं injury prevention. पहले तो I think सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि how big is the problem. Second, problem क्यों हो रही है. तीसरा, आप उसमें prevention कैसे कर सकते हैं. And the last one is, if you have done that prevention or you have had that strategy for prevention, तो आपको assess करना है कि वो आपके कितना effective हो रहा है. So जब कोई भी athlete injured होगा, so मेरे से जब भी मैं coaches से काम करता हूँ, तो 2 questions primarily सामने आते हैं. कोच को ये जानना चाहिए होता है कि कितना severe injury है, how big is the injury. और second question उनके दिमाग में होता है जो वो पूछते हैं कि how early the athlete is going to come back for training and then to return to sports. लेकिन I would like to slightly change these questions into, और आज के लिए आप अपने मन में just think over कि आपको ये जो 2 questions मैंने पहले बताए हैं कि कितनी बड़ी इंजरी और कब एथलीट को वापस आना है, उसकी जगह पे इसको इस हिसाब से सोचिए कि अगर एथलीट इंजर्ड हो गया है तो मेरे को इमीडिएटली क्या करना है, मेरे को साइड लाइन में या शॉर्ट टर्म में क्या करना है और मेरे को लॉन्ग टर्म में क्या करना है. There is no way I'll be giving you all the details. So मैं basic principles को आज touch करूँगा with different examples. आप IPL इंडिया में it's so popular, just for memory, just remember ISL. So that is immediate, short term, long term. जब prevention की बात करते हैं, तो I've kept this T because I know we Indians like T. So T is training, equipment, and athlete. So जो prevention है आपकी, ये भी 3 broad categories में. Now there will be so many differences after this. लेकिन जो 3 broad categories हैं आपकी prevention की, वो आपकी depend करती हैं कि आप training के level पे क्या करेंगे, athlete के level पे क्या करेंगे, या equipment के level पे क्या करेंगे. Okay, so just a preview. By the way, I'm a huge fan of Vijender till he joined politics, but I still like him. These are few of the cases which I think I will try to touch base if time permits. Otherwise, we'll try to cover as much as possible. So let's start with the first case. Now,
I'll give you some videos here, which is from Australian rules football, which I take care. लेकिन आप इसको अपने context में देखिए. I was seeing there, you might be a rugby coach, you might be a soccer coach, you might be a combat sport coach, you might be a soccer coach, if I've already said that. You may be a basketballer, so any kabaddi coach. So you can have this athlete in front of you, जिसको की head collision हुआ. So 3 questions आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए. If you want to take something from today, these are the 3 words you should never forget. So let's start with that video. और इस प्लेयर पे आप अपनी नजर रखिएगा. It's on here. Hill has to bend the knees and came through. Took a chance with the slap. Oh, Watson's down and out. He's earned himself a free, and now it's on. So athlete का head collision हुआ है. He's on the ground. अब कोच यूजली फील्ड पे नहीं जाता है, द मेडिकल टीम गोज. लेकिन आप अपना सोच के रखिए कि अगर आपको करना है तो आप इमीडिएटली अब क्या करेंगे. सो दिस इज वेरी टिपिकल, डोंट वरी, दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल. लेकिन मजे की बात ये है, जब मैच खत्म होगा देयर इज नो एनिमोसिटी, दे आर फ्रेंड्स. सो इट्स अ वेरी लवली गेम. सो आई जस्ट फॉरवर्ड इट टू गो इनटू अ काइंड ऑफ अ स्लो मोशन थिंग. अभी ये देखिए, वो प्लेयर ग्राउंड पे था. Now उसको support staff उसके पास आ गया है. So that's the immediate action being happening there. So just another slow motion. He gets a head knock with the shoulder. He goes unprotected on the ground. He doesn't protect himself. He falls on the ground very unprotected. And then he's on the ground for a while. So immediately आपको क्या करना है? That's the challenge here. So immediate action. Run to the field. Of course, coach is not going to run to the field, but just think the perspective. लेकिन आपको इसमें बहुत important है ये जानना कि हर sport के rules हैं. Boxing में you can't enter the boxing ring before the permission of the referee. Australian rules में या कोई rugby में the doctor or the team can run onto the field. Soccer for example, अगर आप doctor especially अगर field में जाएगा तो player जो है वो 3 मिनट के लिए बाहर आएगा. So no coach wants the doctor to run onto the field in soccer. And I think आपको शायद याद होगा, recently Chelsea में Mourinho और एक डॉक्टर के बीच में बहुत तलकबाजी हुई because the doctor ran into the field. So you need to know the rules. जब आप फील्ड पे गए हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको पूरी तरह असेस कर पाएं. So ये 4 वर्ड जो हैं AVPU, ये आप याद रखिए. आपको सबसे पहले असेस करना है कि एथलीट जो है उसकी कंडीशन क्या है. क्या वो अलर्ट है? क्या वो आपके बुलाने से इजी रिस्पॉन्डिंग टू द वोकल कमांड्स या इजी रिस्पॉन्डिंग टू द पेन. पेन कैसे करेंगे अगर वो आपके बुलाने से ही इज नॉट मूविंग? जस्ट गिव अ प्रेशर टू द चेस्ट और टू द फोरहेड. और लास्ट है कि ही इज टोटली अनरिस्पॉन्सिव. मेडिकल फील्ड का ना ये बेसिक रूल है. कोई भी प्रॉब्लम होती है, वी हैव टू रूल आउट द वर्स्ट आउटकम. आई थिंक वी ऑल नो, किसी को चेस्ट पेन होती है, वो हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर्स वांट टू रूल आउट हार्ट अटैक फर्स्ट. सो सिमिलरली फील्ड पे यू हैव टू रूल आउट कि उसको लाइफ को थ्रेटनिंग तो सिचुएशन नहीं है. सो उसकी अलर्टनेस आपको चेक करनी है. अगर वो अनरिस्पॉन्सिव है या ओनली पेन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. तो DRABC ये इट्स एक्रोनिम फॉर फर्स्ट एड. नाउ I am pretty confident कि आप सब लोग फर्स्ट एड ट्रेंड हैं. अगर नहीं है तो I will be humbly suggesting आप फर्स्ट एड ट्रेनिंग लीजिए और कैसे सर्वाइकल स्पाइन को कंट्रोल करना है ये आपको आना चाहिए. अगर वो अलर्ट है या आपके बुलाने से he has responded, it means his life is for the moment not in danger. उसके बाद आपकी आती है सर्वाइकल स्पाइन और देन आप उसको असेसमेंट करते हो कि उसको कंकशन है नहीं है. So immediate action is alertness, cervical spine, then you go to the other action. Now we have another video here. अब आप इसको देखेंगे तो I will keep on explaining as it goes. Yeah. Sure. Well, that's what enough as it turned out. Sell with wonderful courage and that really hurt. एथलीट को फिर से हेड नॉक हुआ. अब उसके बावजूद दोनों हवा में हैं. He is virtually closed eyes. मुंह से उसके खून आ रहा है. So this one is very critical. डेफिनेटली ये कंकशन तो हो ही गया, लेकिन उससे आगे आपको ये जानना है कि इसके आगे तो कुछ नहीं हुआ. एकदम से वो दोनों
उसकी अटेंडेंस उसके ऊपर आए हैं, दे हैव स्टार्टेड असेसिंग हिम कि उसकी अलर्टनेस लेवल क्या है. सो दे हैव ऑलरेडी given a message outside कि something is serious, but they now assessing कि किस लेवल पे उसको चोट लगी है. अब देखिए बाकी जो उसके ट्रेनर्स और हेल्पिंग स्टाफ आ गई है, शुरू हो गए आना. I'll go slightly back. अब आप देखिए जो ट्रेनर और फिजियो है जिसके आर्म में येलो बैंड है, उसने क्या किया है. उसने आते ही I'll take him back. उसने आते ही सबसे पहले उसकी सर्वाइकल स्पाइन को सिक्योर किया है. So that is the step-by-step priority, and then of course the next person. So 5 या 6 बंदे चाहिए होते हैं अगर आपको एथलीट को बाहर स्ट्रेचर पे लेके आना है, तो उतनी मैन पावर आपके पास होनी चाहिए. I'll just go through now कि उसको exact you can see the impact now. You might prefer it as the umpires just both players were going down for the footy. It was a matter of who got the worst contact, All right. which is obviously Selwood. The way to side on almost, doesn't it? So we are very lucky Australian rules में we have cameras from 7 or 8 angles, और sideline पे हमारे पास monitors रहते हैं कि we can see the replays, और आगे चल के मैं एक और रोल बताऊंगा which I am a part of it कि कैसे हम concussion को देखते हैं. Now what is concussion? Simple शब्द में इसका मतलब ये है कि सिर को चोट लगी है and the person is not behaving the way the person is. लेकिन it is not as simple as that. Trauma to the head is not a simple thing. Trauma दो हेड के क्लैश होने से हो सकता है, या कभी आप सॉकर हैं या बास्केटबॉल के एथलीट्स के साथ है कि ओपोनेंट की बाजू आपके एथलीट के सिर पे लगी है, उससे कंकशन हो सकती है. They can be a head clash or they can be a head onto the ground. अगर रग्बी में या कोई टैकलिंग ऐसी हुई है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में टैकलिंग ऐसी हुई है, आपके पास हाई जंपर है who was landed very awkwardly, although cushion mats रहते हैं, but then there's always a chance. और ball hitting the head, trust me, this is not uncommon. आप अगर बेसबॉल या लैक्रोस या इवन क्रिकेट या किसी और स्पोर्ट्स में काम करते हैं, even the balls have hit the head leading to concussion. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि हेड को ट्रॉमा हो, सिर्फ शेक ऑफ द हेड इज़ इनफ टू कॉज. और जो डायग्राम साथ में है उसमें 2 तरह के फोर्सेस हैं. जो ब्लू कलर में है रोटेशनल फोर्स, दिस इज़ द कल्प्रिट फोर्स. ब्रेन में जो ब्रेन आपके जो स्कल है उसमें ब्रेन एक तरह से इट्स हैंगिंग, सो इट्स नॉट लाइक फिक्स्ड. सो जब भी शॉक मिलता है तो इट मूव्स. तो जो ये रोटेशनल चीज़ है, दिस एक्चुअली लीड्स टू कंकशन. इट्स एन इवॉल्विंग इंजरी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई एपिसोड हुआ है फील्ड पे, आपको लगा कि दैट वाज वेरी सीरियस, लेकिन उस टाइम पे आपको एथलीट उठ गया, देयर वाज नो प्रॉब्लम विद द एथलीट एंड यू थिंक वेल दैट्स ओके, इट्स नॉट अ कंकशन. प्लीज कीप ऑन ऑब्जर्विंग द एथलीट. Concussion can happen even the next day or even in 2 days. So symptoms can come in a delayed time. So it's an evolving injury. जैसे जैसे pressure brain में बढ़ता जाता है, this is one theory that it can evolve even after many hours. So this is just a form. You don't have to go through the whole form. This is one of the forms which we use in AFL. हम AFL में जब भी head injury assessment होती है, ये form हर बारी भरा जाता है. इसमें एक कॉलम है कि ये जो from point 2 to 10, अगर इसमें से कुछ भी है एथलीट को ऑन द फील्ड, सो दिस इज ऑन द फील्ड असेसमेंट, तो वो ही इज स्ट्रेट अवे कंकस्ड, दैट इज ही इज इमीडिएटली रिमूव्ड एंड ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक एंड पार्टिसिपेट इन फर्दर स्पोर्ट्स. सो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर वो गिरते टाइम उसने ही डिड नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, एकदम से टॉनिक पोस्चरिंग, वो जो आपने 2 आर्म्स देखी थी ऊपर, या वो उठा और ही वाज स्टैगरिंग, बैलेंस डिस्टर्बेंस, और ही लिव्स अ वेरी वेकेंट लुक. और अगर आप एथलीट को जानते हैं, then he's not behaving the way he is. So ये बहुत ही important है एथलीट को जानने के लिए. So as a coach, I think आपकी you are in a position कि आप एथलीट के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं. चाहे आप इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, चाहे आप रीजनल टीम में काम कर रहे हैं, कोच और एथलीट्स का जो रिलेशनशिप है, that is much stronger. आपको एथलीट की इनसाइड आउट पता होती है. So please utilize that strength of yours in assessing the athlete.
कई बार क्या होता है कि वो जो मैंने पहले पॉइंट्स बताए 9 पॉइंट्स उसमें कुछ नहीं था, लेकिन आपको लगता है आई कांट डिसाइड वेदर इट इज़ देयर और नॉट। तो द बेस्ट थिंग इज get the player out of the playing area, get onto the sideline or in the medical rooms and do the assessment. Assessment के लिए I'm not going into details of that because that's not a part of what the coach does. That's a job of the doctor. But we call it as a sports concussion assessment tool, SCAT-5. तो उसको there are symptoms like 22 symptoms, फिर memory, balance, orientation, वो सब चेक होता है। अगर आपने डायग्नोसिस कर लिया है कि ये कंकशन एथलीट को हो गया है, प्लीज़ डोंट सेंड द एथलीट बैक। बहुत बार ऐसा होता है कि कंकशन इज़ वेरी क्विक टू कम इन एंड वेरी क्विक टू गो। एथलीट बोलेगा, नो एथलीट वांट्स टू स्टे आउट, ट्रस्ट मी, क्योंकि उसको एक तो लगता है कि आई वुड बी टेकन अप एज अ वीकलिंग, मेरे को लगेगा यार कमज़ोर है ये आदमी। बट इफ़ यू हैव मेड अ डायग्नोसिस, प्लीज़ डोंट सेंड द एथलीट बैक टू प्ले। आपने इमीडिएट एक्शन में पहले तो डायग्नोज किया कि उसको लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ नहीं है, सर्वाइकल स्पाइन प्रॉब्लम नहीं है, कंकशन भी नहीं है या कंकशन है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और असेस करनी है कि अगर कंकशन है या नहीं है, क्या स्लोली एंड स्लोली उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि आई हैव टू सेंड दैट एथलीट टू द हॉस्पिटल। ये डिसीजन यूजुअली मेडिकल टीम का होता है। And coaches, I humbly request, please you want that player. अगर last 5 minutes रह गए हॉकी में, आप खेल रहे हैं, last 5 minutes and you're down by 1 goal और आपका मेन स्ट्राइकर जो है वो अब कंकस्ट है और डॉक्टर बोल रहा है कि कोच साहब he is concussed, you will not like him, you will not like the doctor, trust me. लेकिन आपको ब्रॉडर पिक्चर देखनी है, आपको वो एथलीट आगे भी चाहिए। सो प्लीज वर्क एज अ टीम। अगर कंकशन है, इसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लास्ट में है, देर आर मैनी सिचुएशंस। ऑस्ट्रेलिया में स्टेट और नेशनल लेवल पे जितनी भी गेम्स खेली जाती हैं वहाँ पे डॉक्टर होता है, इट इज़ मैंडेटरी। लेकिन जो रीजनल लेवल्स पे गेम खेले जाती हैं, यहाँ वीकेंड्स पे हम उनको बोलते हैं वीकेंड वॉरियर्स, जो वीकेंड्स पे खेलते हैं। सारा हफ्ता वो काम करते हैं, वीकेंड्स पे वो खेलते हैं। यूजुअली द डॉक्टर इज नॉट देयर इन दोज टीम्स। सो जो फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं या ट्रेनर्स होते हैं, दे टेक अप दैट काइंड ऑफ अ सेमी जॉब ऑफ अ डॉक्टर। तो कोच इन दैट फील्ड, जब मेडिकल फील्ड नहीं है, मेडिकल टीम नहीं है, आपकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। सो जो लास्ट लाइन है कि अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको लग रहा है, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सिक्स सेंस। मेडिकल साइंस इज एविडेंस बेस्ड, लेकिन ट्रस्ट मी, एक सिक्स सेंस नाम की चीज होती है जो हर बंदे के पास होती है। लेकिन आपने आपके सिक्स सेंस को ट्रस्ट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, डोंट टेक एनी चांस, दिस इज लाइफ ऑफ अ पर्सन। सो इमीडिएट एक्शन हो गया ना, अब हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म देखना है। और लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में क्या है कि एथलीट को वापस कैसे लेके आना है। जब तक उसके सिम्टम्स हैं, प्लीज डू नॉट गेट हिम बैक टू ट्रेनिंग। अगेन, जब तक उसके सिम्टम्स हैं, खेलना तो छोड़िए, वो ट्रेनिंग पे भी नहीं आएगा। और जब उसके सिम्टम्स रिजॉल्व होंगे, देन इट विल बी अ वेरी ग्रेजुअल रिटर्न टू प्ले। अब ग्रेजुअल रिटर्न टू प्ले बड़ा नॉन स्पेसिफिक वर्ड है, लेकिन मैं आपको इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि जो फर्स्ट 24 आवर्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप एथलीट को बोलो कि भाई तू कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव फिजिकल रेस्ट एंड मेंटल रेस्ट। अब मैं कई एथलीट्स एडोलेसेंट के साथ खेलता हूँ आजकल। इवन इन इंडिया यू विल कम अक्रॉस, सब लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, सब इंस्टाग्राम्स पे हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे हैं। आपने एथलीट को बोल दिया कि भाई तू खेलेगा नहीं, फ़ोन उसके पास होता है। आई थिंक आपको पेरेंट्स के साथ, अगर एडोलेसेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ पूरी एजुकेशन करनी है कि ये चीज़ें नहीं चाहिए, ब्रेन को रेस्ट चाहिए। जब सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे, स्टार्ट विद माइल्ड एरोबिक एक्सरसाइजेस। और कितना उसकी सिवियरिटी रखेंगे, देयर इज़ नो नंबर टू इट, लेकिन फिर भी आप 30 to 40% मैक्सिमम हार्ट रेट पे उसको स्टार्ट करिए। एंड देन एवरी डे यू बिल्ड अप। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस को सबसे एंड में रखिए।
Do not start with resistance exercises because they raise intracranial pressure, means brain में pressure बढ़ता है. So start with aerobic exercises, then resistance exercises, then comes full contact training. और हर स्टेप पे मेडिकल एडवाइस होना चाहिए. और फुल कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग के बाद अगर खेलना है, दैट नीड्स अ मेडिकल क्लियरेंस. हर स्पोर्ट के डिफरेंट रूल्स हैं, रग्बी के अलग रूल्स हैं. सो जितने भी कोचेस हैं, आप डिफरेंट डिसिप्लिन्स में हैं, प्लीज़ बी वेल अवेयर कि आपके रूल्स क्या हैं, क्योंकि लाइबिलिटीज़ भी हैं आजकल. देयर आर सम लीगल कॉनोटेशंस अटैच्ड टू इट. आपको शायद आप इफ़ यू आर इनटू न्यूज़, अमेरिकन जो फुटबॉल है उसमें तो इट इज़ सो हाई. ऑस्ट्रेलिया में इट इज़ ऑन अ वेरी हाई पिच एट द मोमेंट. Legality wise we are not that bad, but लेकिन everyone is so cautious कि we do the right thing. So guidelines, follow the guidelines, follow the guidelines. स्लाइड के नीचे दो चीज़ें लिख रखी हैं, कॉग स्पोर्ट्स और अर्ली न्यूरोवेस्टिबुलर रिहैब. अगर आप अवेयर हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आई मस्ट से कॉग स्पोर्ट्स एक तरह का ऑनलाइन कंकशन असेसमेंट टूल है. नॉर्मली हम लोग प्री स्क्रीनिंग जब करते हैं सीजन में, प्री सीजन में, तो उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग जब होती है तो वी डू अ कॉग स्पोर्ट एज वेल. उसकी मेंटल लेवल, उसकी कंकशन, उसकी फंक्शनिंग की असेसमेंट भी होती है. अगर कॉग स्पोर्ट नहीं है तो आप स्कैट 5 जो कंकशन की असेसमेंट है उसको भी प्री स्क्रीनिंग कर सकते हैं. अब इसका कितना फ़ायदा होगा इन प्रिवेंशन वी डोंट नो, लेकिन अगर आपके पास प्री स्क्रीन्ड एथलीट है तो आपको उसकी बेसलाइन पता है कि वो बेसलाइन पे उसकी, क्योंकि मेमोरी कितनी है, उसकी ओरिएंटेशन कितनी है. जो लोग स्कैट 5 से वाकिफ़ हैं उनको पता होगा कि स्कैट 5 में एक कॉलम है जिसमें मेमोरी टेस्ट होती है, जिसमें कैलकुलेशंस टेस्ट होती हैं. अब कई बच्चे जो होते हैं या एथलीट्स होते हैं, दे आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, उनको नंबर्स नहीं समझ लगते. तो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन इंडिया, तो देयर वाज नो ऑप्शन कि तुम्हारे मैथ्स में मार्क्स कम क्यों आए, यू हैव टू गेट गुड मार्क्स. लेकिन नाउ वी रियलाइज कि एवरीवन इज सो डिफरेंट, आप उसको नर्चर करिए उस हिसाब से. सो प्री स्क्रीनिंग में आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि एथलीट किस लेवल पे पिच कर रहा है अपने आप को. एंड देन अगर कोई कंकशन का एपिसोड होता है, देन एटलीस्ट यू कैन कंपेयर. न्यूरोवेस्टिबुलर रिहैब, जब कंकशन हो जाता है तो पहले मींस फ्यू इयर्स बैक इट वाज कि जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं दे वुड कम इनटू पिक्चर क्वाइट लेट. बट नाउ वी हैव रियलाइज्ड दैट जितनी जल्दी वी विल स्टार्ट दिस न्यूरोवेस्टिबुलर रिहैब, उतना रिकवरी और उतने प्रोलॉन्ग कंकशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, उतनी रिकवरी ज़्यादा होती है. सो न्यूरोवेस्टिबुलर रिहैब इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन इन रिहैब. मैं मेडिकल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आई एम एज्यूमिंग दैट आपको इतना you will have a medical team which will really help you out. So but again, basic principles, इसके ऊपर I'm just giving you a thought provoking talk. सोचिए इसके बारे में और अपने आप को अपने एथलीट के अकॉर्डिंग इम्प्रोवाइज करिए. स्लाइडली a busy slide, लेकिन मैं इसको डायसेक्ट कर देता हूँ. लेफ्ट साइड पे आपको एक कंकशन रिकॉग्निशन टूल है. ये ऑनलाइन अवेलेबल है, इट्स फ्री ऑफ चार्ज. इसके I'm pretty sure you are aware of this. इसके पॉकेट टूल्स भी मिलते हैं. अगर नहीं है, they can be asked for, they can be downloaded, and it's fairly available. Right side पे there are few links on CogSport, HeadSmart, और जो नीचे है CDC गवर्नमेंट, ये US की साइट से I've taken the link. This is a free training for coaches, मैंने लिख रखा है, but there is a training for the doctors, there are training for the athletes. So please encourage your athletes. खुद भी इसको ट्रेनिंग, इट्स अ फ्री ऑनलाइन कोर्स, इसको जस्ट स्पेंड सम टाइम ऑन दिस. ऑलराइट, अब प्रिवेंशन. सो प्रिवेंशन में जस्ट रिमेंबर द T, ट्रेनिंग लेवल, इक्विपमेंट एंड एथलीट. अब ट्रेनिंग में अगेन रूल्स, अगर आपका कोई स्पोर्ट में आप डील कर रहे हैं जहाँ पे टैकलिंग है, तो आपको अपने एथलीट को सिखाना है कि अपना सिर कैसे बचाना है. यू हैव टू टीच दैट एथलीट. देयर आर टॉक्स नाउ कि जो एडोलेसेंट हैं, बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उसमें हेडिंग को, सॉकर बॉल को हेड करना, शैल वी बैन इट, शैल वी रिड्यूस इट, देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन. ट्रेनिंग सर्फेसेस, देयर इज नथिंग लाइक, कोई फर्क नहीं पड़ता. देयर इज नो एटीट्यूड इन एलीट एथलीट्स कॉल्ड
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग मेक्स अ डिफरेंस। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट द ऑड्स। और एक एक छोटी छोटी चीज़ का इतना फ़र्क पड़ता है, एंड आई थिंक यू गाइज नो प्रॉब्ली मोर देन मी इन दिस एस्पेक्ट, कि एक सिंपल साइकोलॉजी के ऊपर या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के ऊपर इतना एम्फोसिस है, तो यू कैन नॉट टेक एनी चांस। इंकरेज स्पोर्ट्समैनशिप, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। अगर आप कोच हैं, आप ट्रेनिंग के टाइम पे या कई कोचेस एज रेफरीज भी काम करते हैं, तो जस्ट बी वेरी शार्प ऑन एजुकेटिंग कि आपका एथलीट कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसको येलो कार्ड्स, रेड कार्ड्स, सो देयर इज अ बिग टॉक गोइंग ऑन। कंकशन रिपोर्टिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट शाई अवे कहने के लिए कि इसको कंकशन हो गई है। ब्रैकेट्स में मैंने लिख रखा है कंकशन रिपोर्टिंग डॉक्टर। सो दिस इज व्हाट आई डू with the Premier League at the moment, along with my Victorian attachment. तो जो ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल है, दिस ईयर वी हैव स्टार्टेड कि एक डॉक्टर होगा जो कि बिहाइंड द कैमरास बैठा होगा और ऑन फील्ड डॉक्टर्स की सपोर्ट करेगा। I must say on field doctors nearly 98 to 99% concussions उन्होंने पिक किया लास्ट सीजन में, but now we are targeting that 1 to 2% जो कि मिस हो गया। So my job is to help out the on field doctors कि अगर उन्होंने assessment नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास वो 9 और 10 कैमरास रहते हैं अलग अलग व्यूज के साथ, तो आई कैन कीप ऑन सीइंग बिकॉज वो ऑन फील्ड डॉक्टर है, द गेम इज गोइंग ऑन, वो कॉन्स्टेंटली फोकस उस पे है उनका, लेकिन आई हैव द एडवांटेज कि आई कैन सी इट इन नंबर ऑफ टाइम्स। Equipment level, helmets and mouth guards, there is no data yet, there is no evidence कि helmets prevent concussion, same as with mouth guards। एक dental surgery ने study करी है which they say कि mouth guards prevent concussion, but we don't have enough evidence to say this। helmets के बारे में the boxing coaches know this, senior men में अब helmets are not used, in women and in youth boxing they are still used। Canada came up very strongly against this rule of the boxing federation। Canada के जो domestic fights हैं उसमें helmets use होते हैं। I'm not sure how it goes in India, sorry, I'm not aware of that, लेकिन there has been a study boxing में जब उन्होंने helmets उतारे तो concussion का number कम हो गया, however facial injuries का number बढ़ गया। So we are still, you know, in a situation कि हेलमेट डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, but as of now boxing में सीनियर्स में तो हेलमेट उतर गए। एथलीट लेवल आई थिंक एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी आप प्री सीजन में हैं, जब भी टाइम लगे, एक किसी डॉक्टर को या मेडिकल पर्सनल को बुला के एथलीट्स की एक लेक्चर करवाइए ऑन कंकशन। उनको बताइए what are the dire consequences। We are talking about depression, we are talking about Alzheimer's disease, there is no direct link yet, but we are worried about them। There is some link with depression at a later stage, Parkinsonism के साथ कोई relationship develop हुए हैं, but we are still far away from giving any conclusive evidence कि क्या हो रहा है। Simple fundamental है, if you have any doubt just sit them out, you cannot take any chance। नेक मसल स्ट्रेंथ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ट्रेनिंग। अब आप ये सोचिए कि हम बॉल्स को सिर में चोट लगने का बोल रहे हैं, लेकिन सॉकर प्लेयर तो हेडिंग करते रहते हैं, तो उनको कंकशन क्यों नहीं होता है? बिकॉज उनकी नेक स्ट्रेंथ बहुत होती है, एंड दैट इज अ वेरी कंट्रोल्ड हेडिंग। बैलेंस एंड प्रॉपर रिसेप्शन, लैंडिंग टेक्निक्स और इम्पैक्ट्स को बचाइए। So that is virtually a very in a nutshell about concussion। So you will get these slides. I'm expecting these will be available to you. I'm not sure on that though, but I'm more than okay. Getting the slides from you, we will be putting them up on our Sports Authority of India website so that everyone can download them. Okay, that's wonderful. Okay, so that's one. Can I just quickly go into question and answers? I think in question and answers, yes, there is one.
question from Winston Miranda. I think in soccer we head the ball. How do we take care and how do we prepare the player? Winston, I think the basic rule is if it is a controlled heading, that is okay. You need to be training the athlete कि जब आप head कर रहे हो, your focus has to be on the ball. आप कितना whiplash दे रहे हो, neck strength is very important, thoracic strength is very important, और उसकी landing and everything. So you have to focus those things primarily in the heading part.